क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 इज होमोजाइगस, ठीक है, और दूसरा बोला ये एल्बिनिज्म का केस है। तो इसमें ये जो रहता है ये एल्बिनिज्म है। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल है? पहली बात ऑटोसोमल है, ठीक है। तो ऑटोसोमल है, इसका मतलब हम इसमें ये लेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये एल्बिनिज्म है, ठीक है, ये डिसीज वाला पर्सन। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? स्मॉल ए होगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं हम अभी फिलहाल। और ये क्या बोल रहा है? हेट्रोजाइगस है, मतलब ये क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, हैं? होमोजाइगस बोल रहा है तो कैपिटल ए आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका एकदम सीधा मीनिंग है कि दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, ठीक, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है। क्योंकि अगर एक हेट्रोजाइगस होगा दूसरा नहीं होगा तो ये कभी भी डिसीज्ड पैदा नहीं होगा, ठीक। दूसरा, ये एक हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, एक, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिसीज दिखाया ही नहीं गया। अगर डिसीज नहीं दिखाया गया है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो नॉर्मल है या तो कैरियर है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों कैरियर होंगे, दैट इज हेट्रोजाइगस होंगे, है ना। तो कैरियर होंगे तो दोनों का स्मॉल ए जब भी आएगा कोई एक डिसीज पैदा होगा, है ना। तो अब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा? ये कंडीशन को क्रॉस करवाइए तो 5, 6 क्या पैदा होगा? देख लो, दोनों हेट्रोजाइगस ही पैदा होगा कि और कुछ पॉसिबिलिटी है? दोनों हेट्रोजाइगस ही पैदा होगा ना बेटा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है बेटा? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देख लो कैसे। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, एक ये और एक ये तो दे दिया गया, ये है। अब ये नहीं मालूम तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस ये है और ये भी होंगे और 3 होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? कैरियर पूछ रहा है, कौन कौन कैरियर है, कौन कौन कैरियर है। तो ये तो है ही, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नॉट कंफर्म। तो देखना है ऑप्शन में कि 1, 2, 3, 5, 6 है क्या? नहीं है। इसका मतलब है 3 को नहीं लिया गया है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1, 2, 5, 6, ठीक है। हाँ, ठीक, समझ आया? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑटोसोमल रेसेसिव जीन पूछ रहा है। ऑटोसोमल रेसेसिव जीन का इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव जीन। जीनोटाइप पूछ रहा है, जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट। चलो, इसका और इसका पूछ रहा है। ऑटोसोमल रेसेसिव है, एल्बिनिज्म भी ले सकते हो। तो ये क्या होगा भाई? कंफर्म है, यही होगा। अब
इसकी पॉसिबिलिटी है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पर उसको करके देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या आएगा, ये आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ऐसा अगर हुआ मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट तो भाई दिया हुआ डिसीज है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव होगा, है ना। इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस ही आएगा। तो ये सिंपली दिया हुआ है, यहाँ पर एक भी इंडिविजुअल डिसीज नहीं दिखाया गया है। अगर ये जो मेल पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस होता तो ऑब्वियसली कोई एक, किसी ना किसी एक को तो डिसीज दिखाया जाता, बट यहाँ पर एक भी डिसीज नहीं दिखाया गया है। अब हो सकता है कि भाई डिसीज ना हो, और हो भी सकता है कि डिसीज हो, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि डिसीज नहीं दिखाया गया है तो 100% यही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है पांचवा बच्चा डिसीज्ड हो, ये कंडीशन वाला। तो कैसे चेक करेंगे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक और चेक करने के लिए दिया है। समझ आ रहा है, एक और पेडिग्री बनाया है चेक करने के लिए। कैसे चेक करने के लिए कि अगर हमको यहाँ से एक चीज़ 90% तो कंफर्म हो गया कि ये वाला हो सकता है क्योंकि डिसीज नहीं है, बट फिर भी इसके भी चांसेस हैं 10%, ठीक है। अब इसको ही अपन चेक करके देखेंगे जिसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है इन केस, ठीक है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इनसे जो पैदा होने वाला बच्चा है, हाँ बेटा, हाँ, कभी भी डिसीज तो नहीं होगा, कभी भी डिसीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जरूर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी 90% का होता है और कोई एक 10% होगा। बट हमको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, बना के देखो कि मे बी ये अगर ये कंडीशन में है, पेरेंट अगर ये कंडीशन में है तो यहाँ पर डिसीज नहीं आएगा। डिसीज नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये कंडीशन है, डिसीज नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेट्रोजाइगस आएगा। और अगर ये हेट्रोजाइगस है और ये दिया हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब डिसीज दिया हुआ है, तो 100% कोई ना कोई चाइल्ड डिसीज्ड होगा। तो ये जो चारों चिल्ड्रेन हैं इसमें ये कंडीशन के साथ ये कंडीशन में ही ये आएगा। कैसे आएगा ये देख लो, ये एक कंडीशन बनेगी और दूसरा ये एक कंडीशन, दो ही कंडीशन बनेगी। तो ये डिसीज्ड वाला ये हो गया भाई, और बाकी सब हेट्रोजाइगस। अच्छा, तो मुझे बताओ फिर क्या होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगस? हाँ, होमोजाइगस के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिसीज नहीं दिखाया गया 4 में से एक भी बच्चे को, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, ए। इसका क्या है, ए, इसका स्मॉल ए। ठीक है, क्लियर है? बाकी सब बन गया। ये टेस्ट में ये लास्ट आएगा, अभी फिर सीधा 1 महीना छोड़ेंगे इसको, इस टॉपिक को। इस टेस्ट में अभी जो संडे है उसमें भी आएगा ना ये टॉपिक, अब पूरा आएगा, अभी भी पूरा आएगा, और बायोटेक का थोड़ा सा आएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स देखेंगे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अभी बायोटेक चालू नहीं कर रहा हूँ, ये 2 पेज है, 1 पेज है, उसके बाद देखेंगे। स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, study of gene frequency in a population is called population genetics.
ये हो गया है क्या? पढ़ा दिए क्या सर ये वाला? जीन पूल म्यूटेशन आपका डिटेल में हुआ है कि नहीं? म्यूटेशन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस म्यूटेशन डिसकंटिन्यूस, फ्रेम शिफ्ट, सब्स्टिट्यूशन है, ये सब हुआ है? हुआ है ना? ठीक है। पहला जीन पूल लिखेंगे। जीन पूल क्या हुआ बेटा? नहीं हुआ है? स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी, स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी in a population is called population genetics. Study of gene frequency in a study of gene frequency in a population is called population genetics. फर्स्ट लिखेंगे इसमें जीन पूल। पढ़े हो इसको? नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं। जीन पूल पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, बट यहाँ थोड़ा सा देख लो, कंटिन्यूएशन में रहता है, थोड़ा समझ आ जाता है। जीन पूल में लिखेंगे सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज सम टोटल ऑफ जीन्स इन, सम टोटल ऑफ जीन्स इन reproductive gametes of a population. It is sum total of genes in reproductive gametes of a population. फिर नेक्स्ट जीन फ्लो, तो समझते हैं, पहले लिख लो। जीन फ्लो, migration of gene from one population to another population, migration of gene from one population to another population by cross fertilization. Genetic load, the existence within the population of, the existence within the population of disadvantageous alleles of a gene in a population. Gene frequency, it is proportion of different alleles, it is proportion of different alleles of a gene in a population. ये 3-4 कुछ छोटे से डेफिनेशन है। ऐसा रटना नहीं है, अभी समझते हैं इसको, बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें ना एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा बताया गया है, पॉपुलेशन के बारे में बहुत बताया गया। व्हाट इज़ पॉपुलेशन?
व्हाट इज पॉपुलेशन? आप लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लिए हो, तो फिर अब ठीक है। देखो आप लोग पॉपुलेशन हो क्या? नहीं, इनको पॉपुलेशन नहीं बोला जाता। एक लार्ज ग्रुप जो होता है ना, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में बोलेंगे। उससे छोटा कम्युनिटी होती है, समझ आ रहा है? उससे छोटा ग्रुप ऑफ पीपल होता है, फिर इंडिविजुअल होता है। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ पीपल्स से आप लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। थोड़े और ज़्यादा लोग होंगे तो एक कम्युनिटी बन जाएगी, है ना? समझ आ रहा बात? उससे और लार्ज ग्रुप में होंगे अगर इंडिविजुअल, तो वो एक पॉपुलेशन कहलाता है। समझ आ रहा बात? तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ आएगा, पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है ना? बहुत पब्लिक बोलते हैं ना, पब्लिक, पब्लिक। तो एक पॉपुलेशन होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे इंडियंस हैं, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है। हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा बोलते हैं ना। चाइना का पॉपुलेशन है। अभी हमारा लड़ाई वड़ाई हो रहा है चाइना से, हम चाइना का नाम नहीं लेंगे। जैसे अमेरिका का पॉपुलेशन हो गया, यूरोप का पॉपुलेशन हो गया, ये सब लोग बहुत हैं देश में बड़े, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉपुलेशन है इनका। मतलब यूपी को ही अगर गिन देंगे ना तो पूरा अमेरिका समझ आएगा, ऐसा है। इतने लोग हैं यूपी में, बिहार में, राजस्थान में इतने लोग हैं कि ये जो बड़े बड़े देश के लोग आ जाएंगे, इतना पॉपुलेशन है, ठीक है। चलो, तो अब बात यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि कोई जीन कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, बताओ ज़रा। क्या जीन ट्रांसफ़र होगा? क्या होगा, कैसे नहीं होगा भाई? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल वालों की शादी करा दो, एक इंडियन पॉपुलेशन हो गई और एक नेपाली पॉपुलेशन हो गया। कोई है क्या जिसके फैमिली में नेपाल के हों? नहीं है, कोई नहीं है। तो भाई देखो, फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है ना? अब जैसे छोटा सा देखते हैं बेटा, जीन पूल, पहले इसको जीन पूल, अरे अभी भी तुम यही हो। जैसे मान के चलो ये जीन पूल है, तो जीन पूल क्या बोल रहा है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में, जैसे फॉर एग्जांपल रायपुर का एक पॉपुलेशन है ना? रायपुर का, जैसे छत्तीसगढ़ी लोग हैं मान के चलो, तो छत्तीसगढ़ी लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ी लोगों में जो जीन है, जैसे साहू वर्मा जो हमारे लोकल छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनमें जो जीन है वो एक ग्रुप ऑफ जीन है, ग्रुप ऑफ एलील है जो छत्तीसगढ़ी जीन है मान के चलो, ठीक है, इंडियन छत्तीसगढ़ी जीन है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो जीन का एक बोल सकते ग्रुप होता है, जैसे छत्तीसगढ़ी लोगों का एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ी नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों का एक ग्रुप है, हम सब छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ का एक जो पॉपुलेशन है, सभी पॉपुलेशन में हर एक एक इंडिविजुअल होंगे, एक एक इंडिविजुअल में जीन होगा कि नहीं? हर एक सेल में जीन होगा, है ना? समझ आ रहा है? हाँ, टॉर्च चला दो। वीडियो क्यों बंद करेंगे? वीडियो तो चलता रहेगा। हाँ, ये तो चलता रहेगा, लेकिन मैं नहीं दिख रहा हूँ ना। अच्छा, दिख रहा था क्या मैं? तो वो एक लाइट यहाँ पर टॉर्च जला के ना मेरे तरफ फोकस कर दो, बस एक इधर कर दो, एक इधर, हो जाएगा। हाँ बस इसको खोल दो बेटा, ये वायर गिर, इसको खोल दो। बोर्ड पे तो नहीं लिख पाएंगे, यही थोड़ा परेशानी है। हाँ, तो भाई जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों का मान के चलो कि भाई एक ग्रुप है और हर एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ जीन्स, स्पेशल टाइप के जीन होंगे। हमें जो जीन होगा वो नेपाली लोगों में नहीं होगा। ऑब्वियसली हर एक ह्यूमन में मैक्सिमम जो जीन्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। समझ आ रहा है कि भाई हम जो खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं, नेपाली लोग भी उसी को डाइजेस्ट कर पाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे तो नहीं कि वो लोग लकड़ी को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम भी वही डाइजेस्ट, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी वैसे ही है जैसे उनकी है, बस थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। तो छत्तीसगढ़ के लोगों का मान के चलो कि भाई जीन का एक पॉपुलेशन है ना, उसी को हम जीन पूल बोल रहे हैं। नेपाली लोगों में कुछ अलग टाइप का जीन होगा, उनका ग्रुप में, उनकी पॉपुलेशन में एक अलग टाइप का जीन होगा जो हमारे में नहीं है ना। समझ आ रहा बात? तो एक ग्रुप ऑफ जीन जो है वो उनका एक जीन पूल हो गया और ये हमारा एक जीन पूल हो गया। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात?
तो जीन पूल समझ आ रहा है क्या होता है कि भैया कोई भी एक पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ जीन्स उसमें पाए जाते हैं वो एक जीन पूल कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्लियर है भाई? जैसे अब मान के चलो कि नेपाल की कोई लड़की की शादी रायपुर में किसी लड़के से करा दें, भाई अब हो सकता है, यहाँ से गए नेपाल घूमने, पसंद कर लिए, अब शादी कर लिए। बहुत सारे लोग यहाँ आके रहते भी हैं, नेपाल के लोग, समझ आ रहा है ना? वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी, मतलब यहाँ की करेंसी ज़्यादा अच्छा है वहाँ के मुकाबले, वहाँ का कमज़ोर है, ठीक है, और इंडियन रुपीज़ ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ का 100 रुपये वहाँ का मतलब 150 पौने 200 के बराबर होता है, या है ना, ऐसा कुछ है, समझ आ रहा? तो अब वहाँ का जो मान के चलो कि हज़ारों लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम छत्तीसगढ़ी लोगों से शादी करेंगे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ के लड़कों से शादी कर लिया। आप लोग अगर चाहो तो बता देना मेरे को, ठीक है? तो वहाँ के लोग यहाँ आ गए, वहाँ के लोग यहाँ आ गए ना, तो भाई वहाँ मान के चलो कि 100 लोग थे, वहाँ मान के चलो 100 लोग थे, तो 100 लोगों में जीन का रेशियो भी होगा कुछ। 100 लोग थे तो 100 जीन था मान के चलो, एक इंडिविजुअल में एक जीन अपन ले लेते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। अब 100 में से 10 लोग उठ के यहाँ आ गए और 10 लोग यहाँ शादी कर लिए, तो एक प्रकार से क्या हुआ, वहाँ पर पलायन हुआ लोगों का। जैसे गांव से शहर जाते हैं लोग, पलायन बोलते हैं ना अपन, दैट इज माइग्रेशन। तो वहाँ से 10 लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन हुआ। एक्चुअल में आप उन लोगों को मत देखो, उसके बॉडी के अंदर जो जीन है उसको देखो। तो एक प्रकार से अगर बॉडी के जीन के हिसाब से देखोगे तो किसका माइग्रेशन हुआ है? जीन का माइग्रेशन हुआ है। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो नेक्स्ट जीन फ्लो, समझ आया बात क्या है? जीन फ्लो, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन बताने की जरूरत तो नहीं है भाई, शादी करा दो, मतलब एक ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही। प्लांट में क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इंसानों में शादी बोल देते हैं। इसमें दबाना पड़ेगा क्या? चालू हो गया क्या अपने आप? है ना? अब जेनेटिक लोड क्या है भाई? जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक लोड, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिकल सेल वाले पेशेंट पाए जाते हैं, साहू वर्मा। कितने लोग हैं साहू वर्मा? अब ऐसे शर्म वाली बात नहीं है भाई, मतलब ऐसे आप लोग शर्मा रहे हो, उसमें क्या है? ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ आप ही लोग एकदम बीमार होकर के सिकल सेल वाले हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो साहू वर्मा है, तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समझ आ रहा है? अब क्यों पाया जाता है? सेम कास्ट मैरिज, सेम कास्ट मैरिज भाई, सेम कास्ट में मैरिज होगा। अब इन ये कम्युनिटी में क्या है? ये जीन फैला हुआ है, समझ आ रहा है? कैरियर फॉर्म में है। अब सेम कास्ट में होंगे तो 2 कैरियर अगर मिल गए तो सिकल सेल का कारनामा पैदा होगा। समझ आ रहा है? देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता है। अब ऐसे आप लोग उसको गलत मतलब से मत ले लेना, इसीलिए हम लव मैरिज को प्रमोट करते हैं। मेरी दादी जो है वो नेपाल से थी, ठीक है, मेरी दादी नेपाल से थी, है ना। अब कहाँ से थी मुझे पता ही नहीं है, हाँ नहीं पता है। अब वो पुरानी बात है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी इस दुनिया में नहीं थी, है ना। मेरे फादर जो हैं वो 17-18 साल के थे तब मेरी दादी गुजर गई थी, तो मैंने तो दादी को देखा नहीं। दादा को मैंने देखा है, बट बहुत छोटा था तो ही वो गुजर गए थे, ऐसा। तो वो नेपाल की थी, उनका फ़ोटो भी है मेरे पास। तो मेरे पिताजी थोड़ा सा, इसलिए हल्का सा उनका जो फेशियल जो है ना लुक था थोड़ा सा नेपाल के जैसा था, थोड़ा सा मिक्स होता ही है ना। तो जीन फ्लो हुआ, समझ आ रहा बात? तो अब यहाँ पर वो मिक्सिंग ऑफ जीन होगा, कुछ ना कुछ तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग आएगा। अब कई लोगों को मेरे को देख के सर तभी बोले आप भी नेपाली जैसे दिखते हो, ऐसा नहीं है ना? दिखते ना? हाँ हाँ, मतलब जब मैं बताता हूँ तभी दिखना चालू होता हूँ मैं नेपाली जैसा, इससे पहले कभी नहीं दिखता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा सर 1-2% है आपके में, है ना। वहाँ वाले बच्चे बोले सर वो आँख थोड़ा सा आपका ना ऐसा ऐसा, मतलब एकदम ही। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है मैं पहाड़ों के लिए बना हूँ, मतलब मेरे अंदर जो जेनेटिक्स है, हाँ, मतलब ठंड, अभी जितना ठंड था गाड़ी चला के आ रहा था,
इतना एकदम कंफर्टेबल फील होता है इतने ठंड में मेरे को, मतलब अच्छा लगता है, इतना रहना चाहिए लगता है। मुझे लगता है वो दादी के जो जीन है जो ठंड से जमे हुए थे वो अभी भी मेरे अंदर है, मतलब वो जीन अभी भी है, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ चलो, तो अब जैसे अगर कोई कैरियर है तो कैरियर जो रहता है भाई, अब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वो डिफेक्टिव जीन आगे ट्रांसफ़र होगा, तो उस पॉपुलेशन में एक प्रकार से क्या हो रहा है भाई, डिफेक्टिव जीन का लोड बढ़ रहा है कि नहीं। तो जो भाई जो छत्तीसगढ़ में जो साहू वर्मा कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें जेनेटिक लोड बढ़ रहा है ना बेटा, सिकल सेल का। जैसे सिंधियों में भी थैलेसीमिया का जीन पाया जाता है, सिंधियों में थैलेसीमिया। कोई है क्या सिंधी यहाँ? ऐसे कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही थैलेसीमिया वाले हो, ठीक है। कोई है यहाँ? कौन है? कितने लोग? हाथ उठाओ ना सर, क्या शर्म वाली बात है क्या सिंधी होना? हाथ पूरा अच्छे से उठाओ, प्राउड होना चाहिए आप लोगों को, जो भी हो आप। हाँ आप 3 लोग बस, मतलब मेरा मिला के चौथा बस। आप भी हो सिंधी? नहीं है, अपन सिंधी नहीं रहते, ये सब अपन नहीं रह सकते बोलो नहीं। बहुत ज़्यादा लोग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग घूमते हैं, मतलब जैसे जो बुकिंग साइट्स होती है या फिर जो ट्रेवल एजेंट होते हैं ना, वो लोग देखिए कि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा सिंधी लोग घूमने जाते हैं बाहर। भयंकर क्या है, लोगों को शौक रहता है। पूरा ही बंद हो गया यार ये। हाँ चलो, देन उसके बाद देखेंगे बेटा जीन फ्रीक्वेंसी। समझ आया? जीन की फ्रीक्वेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कितने लोग जो हैं ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, हाथ उठाओ मेरे को मिला के। ए ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं भाई? कितने हैं ए ब्लड ग्रुप वाले? हाँ बी, हाँ ए बी बहुत कम, ए बी वाले बहुत कम। हाँ ओ वाले, हाँ ओ वाले बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है कि IO जीन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है यहाँ पर। मतलब अगर इसको हम एक पॉपुलेशन लें, अपन लोग ग्रुप में आते हैं, कम्युनिटी में भी नहीं आते, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो IO सबसे ज़्यादा है, उसके बाद IB मतलब बी वाला ब्लड ग्रुप, देन ए वाला, देन AB वाला। अब जो AB वाले हैं एकदम दुखी मत हो जाना, अरे सबसे कम मेरा, उसमें क्या बड़ी सुखी क्या हो गया? तो समझ आ रहा है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जो आता है एग्जाम में। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 individual, in a population of 100 individual of MN blood group, $50 mm 20 MN। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा लोगे कैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ M and N, find out the frequency of M and N।
ठीक है, हो गया। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ m एंड n। चलो बताओ किसका है। अब यहाँ पर हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हो आप, किसी को आता होगा तो। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, कि हार्डी विनबर्ग जो रहता है उसका यही कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील के ऊपर ही है सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट। बट ऐसे भी बन जाएगा वो, थोड़ा बहुत आप लोगों को फिजिक्स आता होगा तो, अगर आता होगा। mn क्या है मालूम है ना भाई, एक जीन के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलो जल्दी करो, नया टॉपिक चालू करना है। आ गया? तुम्हें तबीयत बहुत खराब है क्या? सर्दी बुखार हो गया, खांसी भी है? दवाई खा के बैठा करो बेटा, दवाई खाओ। हो गया? हो गया? चलो इसमें देखते हैं अपन, mm कितना है? 50 है, मतलब ये एलील दिया है ना, और हमको जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर देखें तो m जीन कितना है भैया? ये जैसे एक जीन है, ये 2 जीन है, तो एलील 50 दिया है, तो जीन कितना होगा? जीन 100 होगा ना। कैसे? ये 50 है, ये 50 है ना, समझ आया? देन mn कितना दिया हुआ है? 20। इसका मतलब m जीन कितना है? 20, और इसमें n जीन कितना है? 20, और nn कितना दिया हुआ है? nn जीन 30। इसका मतलब टोटल n जीन कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, तो इधर देखो, तो अगर हम m जीन की बात करें तो कितना हो गया? 120 m हो गया, 120 m जीन होगा ना, और 80 n जीन होगा। ये समझ आ रहा है? हम वो दिए ना बेटा, एलील दिए है ना। अब एक एलील में 2 जीन होता है, ठीक? समझ आया? अब निकाल लोगे? निकालो अब। टोटल कितना जीन है? 200। वैसे दिया कितना था? mn एलील कितना? 100 दिया हुआ था। देखो ना, 50 प्लस 20 प्लस 30 100, मतलब 200 जीन टोटल। अब बनाओ, इससे बना सकते हो p प्लस क्यू से। जैसे p प्लस क्यू का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। क्यू आप n जीन को ले लो, कितना होता है? n कितना है? 80 है, 0.8। क्या अपने हिसाब से बना लो,
जैसा आप लोगों को मैथमेटिक्स यूज़ करके, ये तो हार्डी विनबर्ग उसमें पढ़ोगे आप लोग इवोल्यूशन में। वो तो दिख रहा है यार, उसमें क्या वो करना। अब उसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है आपको। भाई टोटल जीन कितना है? टोटल जीन कितना है बेटा? 200। अब 200 में से 120 एम जीन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 60% की है। और 80 वो है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 40% की होगी। समझ आ रहा है? टोटल 200 जीन है, तो एम जीन की फ्रीक्वेंसी 60% होगी और इसकी 40% होगी। ऐसे निकालते हो ना आप लोग? नहीं निकालते। जो दिया है 120 अपॉन टोटल, 120 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 200। और एक 80 अपॉन टोटल 200, इसका कितना आ जाएगा? 0.6। इसका कितना आ जाएगा? 0.4। तो ये 60% होगी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी 40% की होगी। मतलब ये जो भी पॉपुलेशन है उसमें एम जीन का फ्रीक्वेंसी कितना परसेंट होगा? 60% और एन जीन का 40%। समझ आ रहा है? अब ये कैसे आया? ये कैसे आया? m अपॉन m प्लस एन। और ये कैसे आएगा? n अपॉन m प्लस एन टोटल जीन। समझ आ रहा है? m का निकालेंगे या n का निकालेंगे ऐसा? अभी तक मैथमेटिक्स मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेसिक वाला तो आना चाहिए। चलो, इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था ये था कि अगर आपको ये दिया हुआ है mm इतना है, mn इतना है, इसका मतलब ये एलील दिया हुआ है, आपको उसका सेपरेट जीन का फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। मतलब mm दिया है 50, इसका मतलब है कि इसमें 100 m जीन है। समझ आया? mn 20 दिया है, इसका मतलब 20 m जीन है, 20 n जीन है। समझ आया? और nn 30 दिया हुआ, इसका मतलब टोटल n 60 जीन की बात कर रहा है। समझ आया? बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना? चलो तो नेक्स्ट चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन आता है इससे मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।